Welcome to Jigayasa Curiosity Unleashed. नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मॉडर्न पढ़ा लिखा देश अपनी सारी ताकत अपनी मर्जी से एक तानाशाह के हाथ में कैसे थमा सकता है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक लोकतंत्र धीरे धीरे बिल्कुल आंखों के सामने खत्म हो सकता है। तो सवाल यही है जो हमारे पूरे विश्लेषण की जड़ है। एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र गिरता कैसे है? देखिए, ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है, नहीं, बल्कि ये कई छोटे छोटे कदमों की एक पूरी सीरीज होती है जिसका अंत एक बहुत बड़ी तबाही में होता है। हमारी कहानी शुरू होती है जर्मनी से, पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद, उसकी राख से। उस दौर को जाना जाता था वाइमर रिपब्लिक के नाम से। और सच कहूं तो ये एक ऐसा टाइम था जब निराशा, गुस्सा और अनिश्चितता का एक ऐसा जहरीला कॉकटेल तैयार हो रहा था जिसने कट्टरपंथी रैडिकल आइडियाज के लिए बिल्कुल उपजाऊ जमीन बना दी थी। तो जरा उस समय की हालत को समझते हैं। जर्मनी की जो नई नई डेमोक्रेसी थी ना, वो चारों तरफ से घिरी हुई थी। एक तरफ वर्साई की संधि का अपमान जिसने पूरे देश में शर्मिंदगी भर दी थी, फिर जंग का हर्जाना चुकाने का एक ऐसा बोझ जो इकोनॉमी को कुचल रहा था, और फिर आई हाइपर इन्फ्लेशन की सुनामी। सोचकर देखिए, लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात कागज के टुकड़ों के बराबर हो गई। हालत ये थी कि लोग अपनी सैलरी लेने के लिए हाथ गाड़ी लेकर जाते थे, ऊपर से सड़कों पर लेफ्ट और राइट विंग के बीच रोजाना खूनी लड़ाइयां हो रही थी। इन सब ने मिलकर सरकार पर से लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही जहरीला झूठ फैलाया गया जिसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने का मिथक। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। इसके मुताबिक जर्मन सेना जंग के मैदान में हारी ही नहीं थी, बल्कि उसे तो घर में बैठे धोखेबाज नेताओं, सोशलिस्ट और यहूदियों ने धोखा दिया था। अब इससे हुआ क्या? लोगों के गुस्से को एक आसान सा टारगेट मिल गया और जो असली गुनहगार थे वो साफ बच निकले। ये वो झूठ था जिसने पूरे देश को एक तरह से गुमराह कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे निराशा के इसी अंधेरे से एक नया और बहुत खतरनाक आंदोलन पैदा होता है। जब पूरा मौजूदा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था ना, ठीक तभी एक ऐसा मूवमेंट सामने आया जो एक रेडिकल ऑल्टरनेटिव और एक करिश्माई लीडर दोनों दे रहा था। और उस आंदोलन के सेंटर में कौन था? एडोल्फ हिटलर। उसकी तरक्की की रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर वो एक छोटी सी गुमनाम पार्टी को ज्वाइन करने से लेकर उसका अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। उसने अपने जोरदार भाषणों का इस्तेमाल किया, पार्टी पर पूरा कंट्रोल जमाया और लोगों के जज्बातों को खूब भड़काया। ये जो कोट है ना, ये उसकी पूरी सोच को साफ कर देता है। उसके लिए पॉलिसीज, बहस, डिस्कशन ये सब कोई मायने नहीं रखता था। उसका एक और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पावर, सत्ता, किसी भी कीमत पर। लेकिन सवाल था कि सत्ता हासिल की कैसे जाए। यहीं पर कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है। हिटलर को समझ आ गया था कि जबरदस्ती क्रांति करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए उसने एक नई और कहीं ज्यादा चालाकी भरी स्ट्रैटेजी अपनाई, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना। देखिए, 1923 में हिटलर ने जबरदस्ती तख्तापलट की कोशिश की थी जो बुरी तरह फेल हो गई। जेल में उसे सोचने का मौका मिला और उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसे ये एहसास हुआ कि स्टेट को सीधे सीधे नहीं हराया जा सकता, तो इसके बजाय उसने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कानूनी रास्ता अपनाया। यानी इलेक्शन लड़ो, प्रचार के लिए डेमोक्रेसी की आज़ादी का ही इस्तेमाल करो और सिस्टम को अंदर से खोखला करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी बन जाओ। और फिर 1929 की महामंदी ने मानो आग में घी डाल दिया। अमेरिकी कर्ज मिलना बंद हो गए, जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह बैठ गई और लाखों लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये जो हताशा थी ना, ये एक लहर की तरह आई जिसने वोटर्स को मेनस्ट्रीम पार्टियों से दूर और नाजियों जैसे रेडिकल समाधानों की तरफ धकेल दिया। ये जो चार्ट है ना, ये आर्थिक बदहाली और नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी के बीच का सीधा और डरावना कनेक्शन दिखाता है। देखिए, 1928 में वो सिर्फ 2.6% वोट के साथ एक छोटी मोटी पार्टी थे,
महामंदी के ठीक बाद 1930 में ये आंकड़ा सीधा उछलकर 18% हो गया और 1932 तक वो 37% से ज्यादा वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी बन चुके थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? पॉलिटिकल डेडलॉक। मतलब नाजियों के पास सरकार बनाने लायक फुल मेजॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन उनके पास इतनी पावर जरूर थी कि वो किसी और को भी ठीक से सरकार चलाने न दें। पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह से पैरालाइज हो गया था, जिसने सत्ता पर आखिरी हमले के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और बस यहीं से हम कहानी के आखिरी और सबसे डरावने पड़ाव पर पहुंचते हैं। सरकार में बुलाए जाने के बाद कैसे उन्होंने एक-एक करके पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। याद रखिए, हिटलर ने सत्ता छीनी नहीं थी, उसे सत्ता सौंपी गई थी। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग और बाकी कंजर्वेटिव नेताओं ने इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक की। उन्हें लगा कि वो हिटलर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी बेरहम महत्वाकांक्षा को बहुत बहुत हल्के में ले लिया। एक बार चांसलर बनते ही डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम बिजली की रफ्तार से हुआ। सबसे पहले संसद की बिल्डिंग में आग लगी, जिसे एक बहाना बनाया गया। ठीक उसके बाद एक इमरजेंसी ऑर्डर पास हुआ, जिसने बोलने की आज़ादी जैसे सारे नागरिक अधिकार खत्म कर दिए। फिर आया इनेबलिंग एक्ट, जिसने हिटलर को पार्लियामेंट के बिना ही कानून बनाने की ताकत दे दी। और समझिए, ये डेमोक्रेसी के ताबूत में आखिरी कील थी। कुछ ही महीनों में बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैन कर दिया गया और आखिर में जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हुई तो हिटलर ने प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों पोस्ट को मिलाकर खुद को जर्मनी का एक छत्रतानाशाह फ्यूरर घोषित कर दिया। और ये पूरी प्रक्रिया की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी रफ्तार। सोचिए, सिर्फ 18 महीनों में एक चलती फिरती डेमोक्रेसी, जिसका अपना संविधान था, अपनी अदालतें थीं, लोगों के अधिकार थे, वो एक बेरहम टोटलिटेरियन स्टेट में बदल गई, जहां कोई रोक-टोक, कोई चेक बैलेंस बचा ही नहीं था। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही जरूरी है। जब संकट का समय आता है, तो एक लोकतंत्र को बचाता क्या है? वो कौन से सेफगार्ड्स हैं, वो कौन सी सुरक्षा प्रणालियां हैं जो किसी भी देश को इस रास्ते पर जाने से रोकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है। Thanks for watching. Please like, share or subscribe. Comment your next video topic.